दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। सैंडर क्लेगन का जला हुआ चेहरा था जो उसे देख रहा था। उसका मुंह एक भयानक मुस्कान के साथ मुड़ गया था। तुम कांप रही हो लड़की, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। क्या मैं तुम्हें इतना डराता हूं? उसने किया। और जब से उसने पहली बार देखा था कि आग ने उसके चेहरे को बर्बाद कर दिया था, हालांकि अब उसे लग रहा था कि वह दूसरे की तुलना में आधा भी भयानक नहीं था, फिर भी संसा उससे दूर हो गई और हाउंड हंसा और लेडी उनके बीच चली गई, चेतावनी देते हुए। संसा भेड़िए के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने के लिए अपने घुटनों पर गिर गई। वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वह महसूस कर सकती थी कि वे उस पर नजर रख रहे हैं और यहां वहां उसने बड़बड़ाते हुए टिप्पणियां और हंसी की आवाजें सुनी। एक भेड़िया, एक आदमी ने कहा, और किसी और ने कहा, सात नरक, यह एक भयानक भेड़िया है। और पहले आदमी ने कहा, यह शिविर में क्या कर रहा है? और हाउंड की कर्कश आवाज ने उत्तर दिया, स्टार्क उन्हें गीली नर्सों के लिए उपयोग करते हैं। और संसा ने महसूस किया कि दो अजनबी शूरवीर उसे और लेडी को देख रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और फिर वह फिर से डर गई और शर्मिंदा हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रानी को यह कहते हुए सुना, जोफ्रे, उसके पास जाओ। और उसका राजकुमार वहां था। उसे अकेला छोड़ दो, जोफ्रे ने कहा। वह उसके ऊपर खड़ा था, नीले ऊन और काले चमड़े में सुंदर। उसके सुनहरे कर्ल सूरज में एक मुकुट की तरह चमक रहे थे। उसने उसे अपना हाथ दिया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। क्या बात है प्यारी महिला, तुम क्यों डर रही हो? कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपनी तलवारें रख दो, तुम सब। भेड़िया उसका छोटा पालतू है, बस इतना ही। उसने सैंडर क्लेगन की ओर देखा। और तुम कुत्ते, दूर हो जाओ, तुम मेरी मंगेतर को डरा रहे हो। हाउंड, हमेशा वफादार, झुककर चुपचाप प्रेस के बीच से खिसक गया। संसा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे लगा कि वह कितनी मूर्ख है। वह हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। विंटरफेल की एक स्टार्क थी, एक कुलीन महिला, और किसी दिन वह रानी बनेगी। वह नहीं था मेरे प्यारे राजकुमार, उसने समझाने की कोशिश की। वह दूसरा था। दोनों अजनबी शूरवीरों ने एक दूसरे को देखा। पैन, हरे कवच में युवक ने ठहाका लगाया। सफेद कपड़े पहने वृद्ध व्यक्ति ने संसा से धीरे से बात की। कई बार सर इल्लिन मुझे भी डराते हैं प्यारी महिला। उनका रूप डरावना है, जैसा कि होना चाहिए। रानी व्हील हाउस से उतर चुकी थी। दर्शकों ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गए। यदि दुष्ट राजा के न्याय से नहीं डरते, तो आपने गलत आदमी को पद पर बिठाया है, जैसा कि एडार्ड स्टार्क की बेटी के लिए उचित है। मैं तुम्हें जानकर गौरवान्वित हूं, हालांकि हमारी मुलाकात का तरीका अनियमित था। मैं किंग्सगार्ड का सर बैरिस्टन सेल्मी हूं। उसने सिर झुकाया। सैंसा नाम जानती थी, और अब सेप्टा मोर्डेन ने उसे वर्षों से जो शिष्टाचार सिखाया था, वह उसके दिमाग में वापस आ गया। किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर, उसने कहा, और हमारे राजा रॉबर्ट और उससे पहले एरिस टारगरियन के सलाहकार। सम्मान मेरा है, अच्छे शूरवीर। यहां तक कि सुदूर उत्तर में भी गायक बैरिस्टन द बोल्ड के कामों की प्रशंसा करते हैं। हरा शूरवीर फिर हंसा। तुम्हारा मतलब बैरिस्टन द ओल्ड से है। उसकी बहुत ज्यादा चापलूसी मत करो बच्ची। वह पहले से ही अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। वह उसे देखकर मुस्कुराया। अब भेड़िया लड़की, अगर तुम मेरा भी नाम बता सकती हो तो मुझे मानना होगा कि तुम सच में हमारे हैंड की बेटी हो। जोफ्रे उसके बगल में सख्त हो गया। ध्यान रखना कि तुम मेरे मंगेतर को कैसे संबोधित करती हो। मैं जवाब दे सकती हूं, संसा ने अपने राजकुमार के गुस्से को शांत करने के लिए जल्दी से कहा। वह हरे रंग के शूरवीर को देखकर मुस्कुराई। आपके हेलमेट पर सुनहरे सींग हैं। मेरे स्वामी, हिरणशाही घराने का प्रतीक है। राजा रॉबर्ट के दो भाई हैं। अपनी अत्यधिक युवावस्था के कारण आप केवल रेनली बैराथियन, स्टॉर्म एंड के भगवान और राजा के सलाहकार हो सकते हैं, और इसलिए मैं आपको नाम देता हूं। सर बैरिस्टन ने ठहाका लगाया।
अपनी अत्यधिक युवावस्था के कारण वह केवल एक उछलता हुआ मूर्ख हो सकता है, और इसलिए मैं उसे नाम देता हूं। लॉर्ड रेनली द्वारा स्वयं नेतृत्व में सामान्य हंसी सुनाई दी। कुछ क्षण पहले का तनाव दूर हो गया था और संसा सहज महसूस करने लगी थी, जब तक कि सर एलन पेन ने दो आदमियों को कंधे से अलग नहीं किया और उसके सामने बिना मुस्कुराए खड़ा हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लेडी ने अपने दांत दिखाए और गुर्राना शुरू कर दिया, एक धीमी गड़गड़ाहट जो धमकी से भरी थी। लेकिन इस बार संसा ने भेड़िए के सिर पर एक कोमल हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। मुझे खेद है अगर मैंने आपको नाराज किया, सर एलन, उसने कहा। वह जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मुखिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी पीली रंगहीन आंखें उसके कपड़े उतारती हुई लग रही थीं, और फिर त्वचा उसकी आत्मा को उसके सामने नंगी छोड़ रही थी। फिर भी चुप, वह मुड़ा और चला गया। संसा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने राजकुमार की तरफ देखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा महामहिम? वह मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? सर एलन पिछले 14 सालों से बातूनी नहीं लग रहा है। लॉर्ड रेनली ने एक धूर्त मुस्कान के साथ टिप्पणी की। जोफ्रे ने अपने चाचा को शुद्ध घृणा भरी नजर से देखा, फिर सांसा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एरिस टारगेरियन की जीभ गर्म चिमटे से फाड़ दी गई थी। हालांकि वह अपनी तलवार से सबसे शानदार ढंग से बात करता है, रानी ने कहा, और हमारे राज्य के प्रति उसकी भक्ति निर्विवाद है। फिर वह शालीनता से मुस्कुराई और बोली, सांसा, अच्छे सलाहकारों और मुझे तब तक एक साथ बात करनी चाहिए जब तक कि राजा तुम्हारे पिता के साथ वापस नहीं आ जाता। मुझे डर है कि हमें तुम्हारा दिन मिर्सेला के साथ स्थगित करना पड़ेगा। कृपया अपनी प्यारी बहन को मेरी माफी दे दो। जोफ्रे, शायद तुम आज हमारे मेहमान का मनोरंजन करने के लिए इतने दयालु हो जाओ। यह मेरा सौभाग्य होगा मां, जोफ्रे ने बहुत औपचारिक रूप से कहा। उसने उसे हाथ से पकड़ा और उसे व्हील हाउस से दूर ले गया, और सांसा की आत्मा उड़ान भर गई। अपने राजकुमार के साथ पूरा दिन उसने जोफ्रे को श्रद्धापूर्वक देखा। वह बहुत बहादुर था, उसने सोचा। जिस तरह से उसने उसे सर एलिन और हाउंड से बचाया था, वह लगभग गीतों जैसा था, जैसे मिरर शील्ड के सरविन ने राजकुमारी डेरिसा को दिग्गजों से बचाया था, या ड्रैगन नाइट राजकुमार एमोन ने दुष्ट सर मोरगिल के अपमान के खिलाफ रानी नेरिस के सम्मान की वकालत की थी। उसकी आस्तीन पर जोफ्रे के हाथ के स्पर्श ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। तुम क्या करना चाहोगे? तुम्हारे साथ? संसा ने सोचा, लेकिन उसने कहा, जो भी तुम करना चाहोगे मेरे राजकुमार। जोफ्रे ने एक पल सोचा। हम घुड़सवारी कर सकते हैं। ओह, मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, संसा ने कहा। जोफ्रे ने लेडी की ओर देखा, जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। तुम्हारा भेड़िया घोड़ों को डरा सकता है और मेरा कुत्ता तुम्हें डराता है। चलो हम उन दोनों को पीछे छोड़ दें और अपने आप चल पड़ें। तुम क्या कहती हो? संसा ने हिचकिचाहट दिखाई। अगर तुम चाहो, उसने अनिश्चितता से कहा। मुझे लगता है कि मैं लेडी को बांध सकता हूं। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि आपके पास एक कुत्ता है, जोफ्रे हंसा। वह सच में मेरी मां का कुत्ता है। उसने उसे मेरी रखवाली करने के लिए रखा है और इसलिए वह मेरी रखवाली करता है। तुम्हारा मतलब हाउंड से है, उसने कहा। वह इतनी धीमी होने के लिए खुद को कोसना चाहती थी। अगर वह बेवकूफ लगती तो उसका राजकुमार उससे कभी प्यार नहीं करता। क्या उसे पीछे छोड़ना सुरक्षित है? राजकुमार जोफ्रे नाराज वो दिखे कि वह पूछ भी रही थी। कोई डर नहीं लेडी, मैं लगभग एक वयस्क आदमी हूं और मैं तुम्हारे भाइयों की तरह लकड़ी से नहीं लड़ता। मुझे बस यही चाहिए। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे दिखाया। एक लंबी तलवार जिसे 12 साल के लड़के के हिसाब से कुशलता से छोटा किया गया था। चमचमाती नीली स्टील, महल जाली और दोधारी, चमड़े की पकड़ और सोने में शेर के सिर की मूठ। संसा ने प्रशंसापूर्वक इस पर कहा और जोफ्रे प्रसन्न हुआ। मैं इसे शेर का दांत कहता हूं, उसने कहा, और इसीलिए उन्होंने अपने पीछे डायरवुल्फ और उसके अंगरक्षक को छोड़ दिया, जबकि वे ट्राइडेंट के उत्तरी किनारे पर पूर्व की ओर चले गए। उनके साथ लायन टूथ के अलावा कोई नहीं था। यह एक शानदार दिन था, एक जादुई दिन। हवा गर्म और फूलों की खुशबू से भरी हुई थी।
और यहाँ के जंगल में एक सौम्य सुंदरता थी जो संसा ने उत्तर में कभी नहीं देखी थी। राजकुमार जोफ्रे का वाहन एक ब्लड बे कोर्सर था। हवा जितनी तेज और वह उस पर बेपरवाही से सवार हुआ, इतनी तेज कि संसा को अपनी घोड़ी के साथ बने रहना मुश्किल हो गया। यह रोमांच का दिन था। उन्होंने नदी के किनारे की गुफाओं की खोज की और एक छाया बिल्ली को उसके ठिकाने तक ट्रैक किया। और जब वे भूखे हो गए तो जोफ्रे ने उसके धुएं के पास एक पकड़ पाया और उन्हें अपने राजकुमार और उसकी महिला के लिए भोजन और शराब लाने के लिए कहा। उन्होंने नदी से ताजा ट्राउट खाया और संसा ने जितनी शराब पहले कभी नहीं पी थी उससे अधिक पी ली। मेरे पिता हमें केवल एक कप पीने देते हैं और केवल दावतों में, उसने अपने राजकुमार से कबूल किया। मेरी मंगेतर जितना चाहे पी सकती है, जोफ्रे ने उसका कप फिर से भरते हुए कहा। खाने के बाद वे और धीरे धीरे चले। जोफ्रे ने सवारी करते हुए उसके लिए गाया। उसकी आवाज ऊंची और मीठी और शुद्ध थी। युद्ध का मैदान ठीक सामने है जहां नदी मुड़ती है। यही वह जगह है जहां मेरे पिता ने रेगर टारगरियन को मारा था, तुम्हें पता है। उसने उसकी छाती पर कवच के आर पार वार किया। जोफ्रे ने उसे यह दिखाने के लिए एक काल्पनिक वारहैमर घुमाया कि यह कैसे किया जाता है। फिर मेरे चाचा जैमी ने बूढ़े एरिस को मार डाला और मेरे पिता पसाओ राजा बन गए। वह आवाज क्या है? सांसा ने भी इसे सुना। जंगल में तैरते हुए एक तरह की लकड़ी की खटपट, स्नैक स्नैक स्नैक। मुझे नहीं पता, उसने कहा। हालांकि इसने उसे परेशान कर दिया। जोफ्रे, चलो वापस चलते हैं। मैं देखना चाहती हूं कि यह क्या है। जोफ्रे ने आवाजों की दिशा में अपना घोड़ा मोड़ दिया और सांसा के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आवाजें तेज और अधिक स्पष्ट होती गईं। लकड़ी पर लकड़ी की खटपट, और जैसे जैसे वे करीब आते गए उन्होंने भारी सांसें भी सुनी और कभी कभी एक घुरघुराहट भी। कोई है, सांसा ने चिंतित होकर कहा। उसने खुद को लेडी के बारे में सोचते हुए पाया और चाहा कि डायरवुल्फ उसके साथ हो। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। जोफ्रे ने अपने शेर के दांत को म्यान से बाहर निकाला। चमड़े पर स्टील की आवाज सुनकर वह कांप उठी। इस तरफ उसने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए कहा। नदी के किनारे एक समाशोधन में वे एक लड़के और लड़की को शूरवीरों की तरह खेलते हुए देखते हैं। उनकी तलवारें लकड़ी की छड़ें थीं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वे झाड़ू के हैंडल हैं और वे घास पर दौड़ रहे थे, एक दूसरे पर जोर से वार कर रहे थे। लड़का उससे कई साल बड़ा था, एक सिर लंबा था और बहुत मजबूत था और वह हमला कर रहा था। लड़की गंदे चमड़े में एक दुबली पतली चीज, लड़के के ज्यादातर वारों से अपनी छड़ी को बचा रही थी, लेकिन सभी से नहीं। जब उसने उस पर झपटने की कोशिश की तो उसने अपनी छड़ी से उसकी छड़ी पकड़ी, उसे एक तरफ किया और अपनी लकड़ी को उसकी उंगलियों पर जोर से गिरा दिया। वह चिल्लाई और अपना हथियार खो दिया। राजकुमार जोफ्रे हंसे। लड़के ने चारों ओर देखा, आंखें चौड़ी और चौंका हुआ और अपनी छड़ी घास में गिरा दी। लड़की ने उन्हें घूर कर देखा, डंक को बाहर निकालने के लिए अपनी अंगुलियों को चूसा और संसा भयभीत हो गई। आर्या, उसने अविश्वसनीय रूप से पुकारा। चले जाओ, आर्या ने उन पर चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? हमें अकेला छोड़ दो। जोफ्रे ने आर्या से संसा की ओर और फिर वापस देखा। तुम्हारी बहन? उसने शर्माते हुए सिर हिलाया। जोफ्रे ने लड़के की जांच की। वह एक भद्दा लड़का था जिसका चेहरा खुरदरा, झाइयादार और बाल घने लाल थे। और तुम कौन हो लड़के? उसने एक आज्ञाकारी लहजे में पूछा, जिसने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि दूसरा उससे 1 साल बड़ा था। माइका, लड़के ने बड़बड़ाया। उसने राजकुमार को पहचान लिया और अपनी आंखें फेर ली। महाराज, वह कसाई का लड़का है, सांसा ने कहा। वह मेरा दोस्त है, आर्य ने तीखी आवाज में कहा। तुम उसे अकेला छोड़ दो। एक कसाई का लड़का जो शूरवीर बनना चाहता है ना? जोफ्रे तलवार हाथ में लिए अपने घोड़े से नीचे उतरा। अपनी तलवार उठाओ कसाई के लड़के, उसने कहा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। माइका डर से वहीं खड़ा रहा। जोफ्रे उसकी ओर चला। चलो इसे उठाओ, या तुम केवल छोटी लड़कियों से ही लड़ते हो? उसने मुझसे कहा महाराज, माइका ने कहा।
उसने मुझसे कहा। संसा को केवल आर्या की ओर देखना था और अपनी बहन के चेहरे पर लाली देखनी थी ताकि वह समझ सके कि लड़का सच कह रहा है, लेकिन जोफ्रे सुनने के मूड में नहीं था। शराब ने उसे पागल कर दिया था। क्या तुम अपनी तलवार उठाने जा रहे हो? मायका ने अपना सिर हिलाया। यह केवल एक छड़ी है महामहिम, यह कोई तलवार नहीं है, यह केवल एक छड़ी है। और तुम केवल कसाई के लड़के हो, कोई शूरवीर नहीं। जोफ्रे ने लायन टूथ उठाया और उसकी नोक मायका के आंख के नीचे गाल पर रख दी, जबकि कसाई का लड़का कांप रहा था। वह मेरी महिला की बहन थी जिसे तुम मार रहे थे। जैसे मैंने है, क्या तुम्हें पता है? जहां उसकी तलवार मायका के मांस में दब गई थी, वहां खून की एक चमकदार कली खिल गई। मैं उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा, राजकुमार जोफ्रे ने आर्य से कहा, कसाई के लड़के से अपनी नजरें कभी नहीं हटाते हुए। आर्य उसके लिए गया। संसारी अपनी घोड़ी से फिसल गई, लेकिन वह बहुत धीमी थी। आर्य ने दोनों हाथों से वार किया। जब लकड़ी राजकुमार के सिर के पीछे से फटी तो एक तेज दरार हुई और फिर सब कुछ एक साथ संसा की डरावनी आंखों के सामने हुआ। जोफ्रे लड़खड़ाया और घूमा, शाप देते हुए। मायका जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, पेड़ों की ओर भागा। आर्य ने फिर से राजकुमार पर वार किया, लेकिन इस बार जोफ्रे ने लायन टूथ पर वार को झेल लिया और उसकी टूटी हुई छड़ी उसके हाथों से उड़ गई। उसके सिर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में आग लगी हुई थी। संसा चिल्ला रहा था। उसने इसके बजाय उसके घोड़े पर वार किया और खूनी बे ने पीछे हटकर मायका के पीछे सरपट भागना शुरू कर दिया। बंद करो, मत करो, बंद करो, सांसा चिल्लाई। जोफ्रे ने अपनी तलवार से आर्या पर वार किया, अश्लील बातें, भयानक शब्द, गंदे शब्द चिल्लाते हुए। आर्या अब डरकर पीछे की ओर भागी, लेकिन जोफ्रे ने उसका पीछा किया, उसे जंगल की ओर खदेड़ते हुए उसे एक पेड़ के सहारे पीछे कर दिया। सांसा को नहीं पता था कि क्या करना है। वह असहाय होकर देखती रही, अपने आंसुओं से लगभग अंधी हो गई। फिर एक धूसर धुंध उसके पीछे से गुजरी और अचानक निमेरिया वहां थी, छलांग लगाते हुए जबड़े जोफ्रे की तलवार वाली भुजा के चारों ओर बंद हो गए। भेड़िए ने उसे उसके पैरों से गिरा दिया, जिससे उसकी उंगलियों से स्टील गिर गया और वे घास में लौटने लगे। भेड़िया उस पर गुर्रा रहा था और उसे फाड़ रहा था। राजकुमार दर्द से चीख रहा था। हटाओ इसे, वह चीखा। हटाओ इसे। आर्या की आवाज कोड़े की तरह फटी। निमेरिया। डायर वुल्फ ने जोफ्रे को छोड़ दिया और आर्या की तरफ बढ़ गया। राजकुमार घास में लेटा कराह रहा था, अपनी कटी हुई बांह को सहला रहा था। उसकी कमीज खून से भीगी हुई थी। आर्या ने कहा, उसने तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। उसने लायन टूथ को उठाया जहां वह गिरा था और दोनों हाथों से तलवार पकड़ते हुए उसके ऊपर खड़ी हो गई। जोफ्रे ने उसकी ओर देखते हुए डरी हुई कराहने जैसी आवाज निकाली। नहीं, उसने कहा, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं अपनी मां को बता दूंगा। तुम उसे अकेला छोड़ दो, संसा अपनी बहन पर चिल्लाई। आर्या घूमी और तलवार को हवा में उछाल। वह पानी में गिरा और छपाक से गायब हो गया। जोफ्रे कराह उठा। आर्या अपने घोड़े पर भाग गई। निमेरिया उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उनके जाने के बाद सांसा राजकुमार जोफ्रे के पास गया। उसकी आंखें दर्द से बंद थीं, उसकी सांस फूल रही थी। सांसा उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। जोफ्रे, वह सिसक कर बोली, ओह देखो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया। मेरे बेचारे राजकुमार, डरो मत, मैं होल्ड फास्ट तक जाऊंगी और तुम्हारे लिए मदद लाऊंगी। उसने प्यार से हाथ बढ़ाया और उसके मुलायम सुनहरे बालों को पीछे किया। उसकी आंखें खुल गईं और उसने उसकी ओर देखा और वहां घृणा के अलावा कुछ नहीं था। सबसे घृणित अवमानना के अलावा कुछ नहीं था। तो जाओ, उसने उस पर थूका, और मुझे मत छुओ। उसके आदमी पिछले 4 दिनों से आर्या की तलाश कर रहे थे, इस हैसियत से हेते थे, लेकिन रानी के आदमी भी शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। वह कहां है? जॉरी से कहो कि उसे तुरंत यहां ले आए। मुझे खेद है मेरे स्वामी, पूल ने उससे कहा। गेट पर पहरेदार लैनिस्टर के आदमी थे और जब जॉरी उसे लेकर आई तो उन्होंने रानी को सूचित किया। उसे सीधे राजा के सामने ले जाया जा रहा है। लानत है उस औरत पर, नेड ने कहा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। सांसा को ढूंढो और उसे दर्शकों के कक्ष में ले आओ। उसकी आवाज की जरूरत हो सकती है।
वह लाल गुस्से में टॉवर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने पहले 3 दिनों तक खुद ही खोज का नेतृत्व किया था और आर्या के गायब होने के बाद से मुश्किल से 1 घंटा सोया था। आज सुबह वह इतना दुखी और थका हुआ था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया था, जिससे उसमें ताकत भर गई थी। महल के आंगन को पार करते समय लोगों ने उसे पुकारा, लेकिन नेड ने जल्दबाजी में उनकी अनदेखी की। वह भाग सकता था, लेकिन वह अभी भी राजा का हाथ था और एक हाथ को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वह उन आंखों से अवगत था जो उसका पीछा कर रही थीं, उन बुदबुदाती आवाजों से जो सोच रही थीं कि वह क्या करेगा। महल एक मामूली सा महल था जो ट्राइडेंट के दक्षिण में आधे दिन की सवारी पर था तक सरमस ओसाई था। शाही दल ने खुद को अपने स्वामी सर रेमुंड डैरी के बिन बुलाए मेहमान बना लिया था, जबकि आर्य और कसाई के लड़के का शिकार नदी के दोनों किनारों पर किया जा रहा था। वे स्वागत योग्य आगंतुक नहीं थे। सर रेमुंड राजा की शांति के अधीन रहते थे, लेकिन उसके परिवार ने ट्राइडेंट में रेगर के ड्रैगन बैनर के नीचे लड़ाई लड़ी थी और उसके 3 बड़े भाई वहीं मारे गए थे। एक ऐसा सच जिसे न तो रॉबर्ट और न ही सर रेमुंड भूले थे। राजा के आदमी, डैडी के आदमी, लैनिस्टर के आदमी और स्टार्क के आदमी सभी एक ऐसे महल में ठूंस दिए गए थे जो उनके लिए बहुत छोटा था। तनाव बहुत बढ़ गया था। राजा ने सर रेमुंड के दर्शक कक्ष को अपने कब्जे में कर लिया था और यहीं नेड ने उन्हें पाया। जब वह अंदर घुसा तो कमरा भीड़ भाड़ वाला था। बहुत भीड़ भाड़ थी, उसने सोचा। अकेले छोड़ दिए जाने पर वह और रॉबर्ट इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सक्षम हो सकते थे। रॉबर्ट कमरे के सबसे दूर छोर पर डैडी की ऊंची सीट पर झुका हुआ था। उसका चेहरा बंद था और वह उदास था। सेर्सी लैनिस्टर और उसका बेटा उसके पास खड़े थे। रानी का हाथ जोफ्रे के कंधे पर, वह उसके पास गया। उसके जूते पत्थर के फर्श पर बज रहे थे। जब उसने उसे देखा तो वह चिल्लाई और रोने लगी। नेड एक घुटने पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, वह रोई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, उसने कहा। वह उसकी बाहों में बहुत छोटी महसूस कर रही थी, एक दुबली पतली छोटी लड़की के अलावा कुछ नहीं। यह देखना मुश्किल था कि उसने इतनी परेशानी कैसे पैदा की। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं। उसका चेहरा गंदा था और उसके आंसुओं ने उसके गालों पर गुलाबी निशान छोड़ दिए थे। थोड़ी भूख लगी है, मैंने कुछ जामुन खाए, लेकिन कुछ और नहीं था। हम आपको जल्द ही खिलाएंगे, नेड ने वादा किया। वह राजा का सामना करने के लिए उठा। इसका क्या मतलब है? उनका एकमात्र सौभाग्य यह था कि जैमी लैनिस्टर और सैंडर क्लेगन दोनों गायब थे, जो ट्राइडेंट के उत्तर में खोज का नेतृत्व कर रहे थे। मुझे क्यों नहीं बताया गया कि मेरी बेटी मिल गई है? नेड ने पूछा। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसे तुरंत मेरे पास क्यों नहीं लाया गया? उसने रॉबर्ट से बात की, लेकिन यह सेर्सी लैनिस्टर थी जिसने जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा से इस तरह बात करने की? इस पर राजा हिल गया। चुप रहो महिला, उसने झपट्टा मारा। वह अपनी सीट पर सीधा हो गया। मुझे खेद है नेड, मेरा कभी भी लड़की को डराने का इरादा नहीं था। उसे यहां लाना और जल्दी से काम निपटाना सबसे अच्छा लगा। और वह कौन सा काम है? नेड ने अपनी आवाज में बर्फ डाली। रानी आगे बढ़ी। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टार्क, आपकी इस लड़की ने मेरे बेटे पर हमला किया, उस पर और उसके कसाई के लड़के पर। उसके उस जानवर ने उसका हाथ फाड़ने की कोशिश की। यह सच नहीं है, आर्य ने जोर से कहा। उसने उसे बस थोड़ा सा काटा। वह माइका को चोट पहुंचा रहा था। जॉफ ने हमें बताया कि क्या हुआ था, रानी ने कहा। तुम और कसाई लड़के ने उसे डंडों से पीटा, जबकि तुमने उस पर अपना भेड़िया छोड़ दिया। ऐसा नहीं था, आर्या ने कहा। फिर से आंसू के करीब नेड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, ऐसा ही है, राजकुमार जोफ्रे ने जोर देकर कहा। उन सभी ने मुझ पर हमला किया और उसने शेर के दांत को नदी में फेंक दिया। नेड ने देखा कि बोलते समय उसने आर्या की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। झूठा, आर्या चिल्लाई। चुप रहो, राजकुमार ने भी चिल्लाकर कहा। बस। राजा अपनी सीट से उठते हुए दहाड़ा। उसकी आवाज में जलन भर गई थी। सन्नाटा छा गया। उसने अपनी घनी दाढ़ी के ऊपर ओसियार्या को गुस्से से देखा। अब बच्चे,
तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ था? सब कुछ बताओ और सच बताओ। राजा से झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा। जब वह कर लेगी तो तुम्हारी बारी आएगी, तब तक अपनी जबान संभालो। जैसे ही आर्या ने अपनी कहानी शुरू की, नेड ने अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वेयोन पूल सांसा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आर्या के बोलते समय वे हॉल के पीछे चुपचाप खड़े रहे। लॉर्ड रेनली ने अपनी हंसी दबा ली। मेरा भाई बहुत दयालु है, मैं खुद ही दरवाजा ढूंढ सकता हूं। उसने जोफ्रे को प्रणाम किया। शायद बाद में तुम मुझे बताओगे कि कैसे एक 9 साल की लड़की जो गीली चूहे के आकार की थी, झाड़ू के डंडे से तुम्हें निहत्था करने और तुम्हारी तलवार नदी में फेंकने में कामयाब रही। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, नेड ने उसे शेर का दांत कहते हुए सुना और एक बार फिर ठहाका लगाया। राजकुमार जोफ्रे पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने घटनाओं का अपना बिल्कुल अलग संस्करण शुरू किया था। जब उसके बेटे ने बात करना समाप्त किया, तो राजा अपनी सीट से भारी होकर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ के अलावा कहीं और रहना चाहता हो। 7 नरकों में मैं इसका क्या मतलब निकालूं? वह एक बात कहता है, वह दूसरी बात कहती है। वे अकेले मौजूद नहीं थे, नेड ने कहा। सांसा, यहां आओ। नेड ने कहानी का उसका संस्करण सुना था जिस रात आर्य गायब हो गई थी। वह सच्चाई जानता था। हमें बताओ कि क्या हुआ था। उसकी सबसे बड़ी बेटी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। वह सफेद रंग से सजी नीली मखमली पोशाक पहने थी। उसके गले में एक चांदी की चेन थी। उसके घने भूरे बालों को चमकने तक ब्रश किया गया था। उसने अपनी बहन को देखा, फिर युवा राजकुमार को। मुझे नहीं पता, उसने आंसू भरी आवाज में कहा, जैसे कि वह भागना चाहती थी। मुझे याद नहीं है, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मैंने नहीं देखा, तुम बेकार हो। आर्या चीखी। वह अपनी बहन पर तीर की तरह झपटी, सांसा को जमीन पर गिरा दिया, उसे पीटना शुरू कर दिया। झूठी 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 झूठी। आर्या बंद करो, नेड चिल्लाया। जॉरी ने उसे लात मारते हुए उसकी बहन से अलग कर दिया। सांसा पीली पड़ गई थी और कांप रही थी, क्योंकि नेड ने उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा किया। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा, लेकिन वह आर्या को घूर रही। सेर्सी, उसे देखो, वह एक बच्ची है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसे सड़कों पर कोड़े मारकर घुमाना? लानत है, बच्चों की लड़ाई। यह खत्म हो गया, कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। रानी क्रोधित थी। जॉफ अपने जीवन के बाकी हिस्सों में उन निशानों को ढोएगा। रॉबर्ट बैराथियन ने अपने सबसे बड़े बेटे को देखा, तो वह ऐसा करेगा। शायद वे उसे सबक सिखाएं। नेड, देखो कि तुम्हारी बेटी अनुशासित है। मैं अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही करूंगा। खुशी से आपका अनुग्रह, नेड ने बड़ी राहत के साथ कहा। रॉबर्ट दूर जाने लगा, लेकिन रानी का काम खत्म नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हुआ था। और डायर वुल्फ का क्या? उसने उसके पीछे से पुकारा। उस जानवर का क्या जिसने आपके बेटे को मार डाला? राजा रुक गया, पीछे मुड़ा, भौहें सिकोड़ी। मैं उस शापित भेड़िए के बारे में भूल गया था। नेड जॉरी की बाहों में आर्या को तनावग्रस्त देख सकता था। जॉरी जल्दी से बोल पड़ी, हमें डायर वुल्फ का कोई निशान नहीं मिला, आपका अनुग्रह। रॉबर्ट नाखुश नहीं लग रहा था। नहीं, ऐसा ही हो। रानी ने अपनी आवाज ऊंची की। जो आदमी मुझे इसकी खाल लाएगा, उसे 100 सुनहरे ड्रैगन। एक महंगी खाल, रॉबर्ट ने बड़बड़ाया। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए महिला। आप अपने फर को लैनिस्टर के सोने से खरीद सकती हैं। रानी ने उसे ठंडे दिमाग से देखा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कंजूस हो। जिस राजा से मैंने शादी करने के बारे में सोचा था, उसने सूरज ढलने से पहले मेरे बिस्तर पर भेड़िए की खाल बिछा दी होगी। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। भेड़िए के बिना भी यह एक बढ़िया चाल होगी। हमारे पास एक भेड़िया है, सेर्सी लैनिस्टर ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हरी आंखें जीत से चमक रही थीं। उन सभी को उसके शब्दों को समझने में एक पल लगा, लेकिन जब उन्होंने समझा तो राजा ने चिढ़कर कंधे उचका दिए। जैसा आप चाहें, सर एलिन से इसे देखने को कहें। रॉबर्ट, आपका यह मतलब नहीं हो सकता, नेड ने विरोध किया। राजा और बहस के मूड में नहीं था। बस नेड, मैं और नहीं सुनूंगा।
एक भयानक भेड़िया एक क्रूर जानवर है। देर सवेर यह आपकी लड़की पर उसी तरह हमला करेगा जैसे दूसरे ने मेरे बेटे पर किया था। उसके लिए एक कुत्ता ले आओ, वह इसके लिए खुश होगी। तब आखिरकार सैंसा को समझ में आया। उसकी आंखें अपने पिता की ओर जाते हुए डरी हुई थी। उनका मतलब लेडी नहीं है ना? उसने उनके चेहरे पर सच्चाई देखी। नहीं, उसने कहा, नहीं लेडी नहीं, लेडी ने किसी को नहीं काटा, वह अच्छी है। लेडी वहां नहीं थी, आर्य गुस्से से चिल्लाया। तुम उसे अकेला छोड़ दो, उन्हें रोको, सैंसा ने विनती की। उन्हें ऐसा न करने दो, कृपया कृपया। यह लेडी नहीं थी, यह निमेरिया थी। आर्य ने ऐसा किया, तुम नहीं कर सकते। यह लेडी नहीं थी, उन्हें लेडी को चोट न पहुंचाने दो, मैं उसे अच्छा बना दूंगा, मैं वादा करता हूं। वह रोने लगी। नेड केवल इतना कर सकता था कि उसे अपनी बाहों में ले और उसे पकड़े रहे जब तक वह रोती रही। उसने कमरे के उस पार रॉबर्ट को देखा, उसका पुराना दोस्त, किसी भी भाई से ज्यादा करीब। कृपया रॉबर्ट, उस प्यार के लिए जो तुम मुझे देते हो, उस प्यार के लिए जो तुम मेरी बहन को देते हो, कृपया। राजा ने उन्हें एक लंबे समय तक देखा। तो फिर इसे खुद ही करो रॉबर्ट, उसने स्टील की तरह ठंडी और तीखी आवाज में कहा। कम से कम इसे खुद करने की हिम्मत तो रखो। रॉबर्ट ने नेड को सपाट मृत आंखों से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उसके कदम शीशे की तरह भारी थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। डायरवुल्फ कहां है? सेर्सी लैनिस्टर ने पूछा जब उसका पति चला गया था। उसके बगल में राजकुमार जोफ्रे मुस्कुरा रहा था। जानवर गेट हाउस के बाहर जंजीरों से बंधा हुआ है, महामहिम, सर बैरिस्टन सेल्मी ने अनिच्छा से उत्तर दिया। इलीन पेन को बुलाओ। नहीं, नेड ने कहा। जॉरी, लड़कियों को वापस उनके कमरों में ले जाओ और मेरे लिए आइस लाओ। शब्दों में उसके गले में पित्त की गंध आ रही थी, लेकिन उसने उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया। अगर यह करना ही है तो मैं इसे करूंगा। सेर्सी लैनिस्टर ने उसे संदेह से देखा। क्या यह कोई चाल है? तुम ऐसा क्यों करोगे? वे सभी उसे घूर रहे थे, लेकिन यह सैंसा की नजर थी जो काट रही थी। वह उत्तर की है, वह कसाई से बेहतर की हकदार है। वह अपनी आंखों में जलन और अपनी बेटी की चीखें अपने कानों में गूंजते हुए कमरे से बाहर निकला और डायरवुल्फ के बच्चे को वहीं पाया जहां उन्होंने उसे जंजीर से बांधा था। नेड थोड़ी देर उसके पास बैठा रहा। लेडी, उसने नाम चखते हुए कहा। उसने कभी बच्चों द्वारा चुने गए नामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे देखकर वह जानता था कि सैंसा ने सही नाम चुना है। वह बच्चों में सबसे छोटी, सबसे सुंदर, सबसे कोमल और भरोसेमंद थी। उसने उसे चमकीली सुनहरी आंखों से देखा और उसने उसके मोटे भूरे बालों को सहलाया। थोड़ी देर में जॉरी उसके लिए आइस लेकर आया। जब यह खत्म हो गया तो उसने कहा, 4 लोगों को चुनो और उन्हें शव को उत्तर की ओर ले जाने को कहो। उसे विंटरफेल में दफना दो। इतनी दूर? जॉरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। इतनी दूर, नेड ने पुष्टि की। लैनिस्टर महिला के पास कभी भी यह त्वचा नहीं होगी। वह आखिरकार सोने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए टॉवर की ओर वापस जा रहा था जब सैंडर क्लेगन और उसके सवार अपने शिकार से वापस महल के गेट से घुस आए। उसके डेस्ट्रियर की पीठ पर कुछ लटका हुआ था, एक भारी आकृति जो खून से लथपथ लबादे में लिपटी हुई थी। आपकी बेटी का कोई निशान नहीं है इसे, हाउंड ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दिन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था। हमें उसका छोटा पालतू जानवर मिल गया। उसने पीछे हाथ बढ़ाया और बोझ को हटा दिया और यह नेड के सामने एक धमाके के साथ गिर गया। झुकते हुए नेड ने लबादा वापस खींचा, आर्या के लिए उसे जो शब्द खोजने होंगे उससे डरते हुए। लेकिन यह निमेरिया नहीं था, यह कसाई का लड़का मायका था, जिसका शरीर सूखे खून से लथपथ था। ऊपर से लगे किसी भयानक प्रहार से वह कंधे से कमर तक लगभग आधा कट गया था। तुमने उसे नीचे गिराया, नेड ने कहा। हाउंड की आंखें उस भयानक कुत्ते के सिर वाले हेलमेट के स्टील के माध्यम से चमक रही थी। वह भागा। उसने नेड के चेहरे की ओर देखा और हंसा, लेकिन बहुत तेज नहीं। मुझे लगा जैसे वह सालों से गिर रहा था। उड़ो, एक आवाज अंधेरे में फुसफुसाई, लेकिन ब्रैन को नहीं पता था कि कैसे उड़ना है, इसलिए वह केवल गिर सकता था। मास्टर लुविन ने मिट्टी का एक छोटा लड़का बनाया, उसे तब तक पकाया जब तक वह सख्त और भंगुर नहीं हो गया।
उसे ब्रैन के कपड़े पहनाए और उसे छत से फेंक दिया। ब्रैन को याद आया कि वह कैसे बिखर गया था। आत्सा, लेकिन मैं कभी नहीं गिरता, उसने गिरते हुए कहा। जमीन उससे इतनी नीचे थी, वह जानता था कि वह जमीन पर गिरने से पहले ही जाग जाएगा। तुम हमेशा जमीन पर गिरने से पहले ही जाग जाते हो, और अगर तुम नहीं जागते? आवाज ने पूछा। जमीन अब और भी करीब थी, फिर भी बहुत दूर, हजारों मील दूर, लेकिन पहले से ज्यादा करीब। यहां अंधेरे में ठंड थी। वहां कोई सूरज नहीं था, कोई तारे नहीं थे, सिर्फ नीचे की जमीन उसे कुचलने के लिए ऐसे आ रही थी, और धूसर कोहरा और फुसफुसाती हुई आवाज। वह रोना चाहता था। रोना नहीं, उड़ना। मैं उड़ नहीं सकता, ब्रैन ने कहा। मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता। आपको कैसे पता? क्या आपने कभी कोशिश की है? आवाज ऊंची और पतली थी। ब्रैन ने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि यह कहां से आ रही है। एक कौआ उसके साथ नीचे की ओर घूम रहा था, बस उसकी पहुंच से बाहर। उसके गिरने के दौरान उसका पीछा कर रहा था। मेरी मदद करो, उसने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, कौवे ने जवाब दिया। बोलो, कोई मक्का है? जैसे ही अंधेरा उसके चारों ओर चक्कर खा रहा था, ब्रैन ने अपनी जेब में हाथ डाला। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगलियों के बीच से सुनहरे दाने हवा में फिसले। वे उसके साथ गिरे। कौआ उसके हाथ पर उतरा और खाने लगा। क्या तुम सच में कौआ हो? तुम जमीन पर गिरते ही मर जाओगे, कौआ बोला। वह वापस मक्का खाने लगा। ब्रैन ने नीचे देखा। वह अब पहाड़ देख सकता था। उनकी चोटियां बर्फ से सफेद थीं और अंधेरे जंगलों में नदियों की चांदी जैसी धारियां। उसने अपनी आंखें बंद की और रोने लगा। कौआ बोला, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था, जवाब उड़ना है, रोना नहीं। यह कितना मुश्किल हो सकता है? मैं कर रहा हूं। कौआ हवा में उड़ गया और ब्रैन के हाथ के चारों ओर फड़फड़ाने लगा। तुम्हारे पास पंख हैं, ब्रैन ने बताया। शायद तुम्हारे पास भी हो। ब्रैन ने उसके कंधों को महसूस किया, पंखों को टटोलते हुए। पंख विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौआ बोला। ब्रैन उसकी भुजाओं, उसके पैरों को घूर रहा था। वह बहुत दुबला पतला था, बस हड्डियों पर तनी हुई त्वचा थी। क्या वह हमेशा इतना दुबला पतला था? उसने याद करने की कोशिश की। ऐसा नहीं, वह उस पर चिल्लाया। भूल जाओ इसे, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसे एक तरफ रख दो, इसे दूर रख दो। यह ब्रैन के कंधे पर उतरा और उसे चोंच मारने लगा और चमकता हुआ सुनहरा चेहरा गायब हो गया। ब्रैन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा था। जैसे ही वह नीचे धरती की ओर गिरा, धूसर धुंध उसके चारों ओर चीख रही थी। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसने आंसू भरे स्वर में कौवे से पूछा। तुम्हें उड़ना सिखा रहे हो? मैं उड़ नहीं सकता। तुम अभी उड़ रहे हो, मैं गिर रहा हूं। हर उड़ान गिरने से शुरू होती है, कौवा बोला। नीचे देखो, मुझे डर लग रहा है, नीचे देखो। ब्रैन ने नीचे देखा और महसूस किया कि उसके अंदर पानी बन गया है। अब जमीन उसकी ओर बढ़ रही थी। पूरी दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी। उसने विंटरफेल को वैसे ही देखा जैसे चील उसे देखते हैं। ऊपर से ऊंची मीनारें छोटी और छोटी दिखाई देती हैं। महल की दीवारें मिट्टी में बस लकीरें हैं। उसने अपनी बालकनी पर मिस्टर लुविन को देखा, जो एक पॉलिश कांस्य ट्यूब के माध्यम से आकाश का अध्ययन कर रहा था और एक किताब में नोट्स बनाते हुए भौहें सिकोड़ रहा था। उसने अपने भाई रॉब को देखा, जो उसे याद किए जाने से कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत था। अपने हाथ में असली स्टील लेकर यार्ड में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसने अस्तबल से साधारण विशालकाय होडोर को देखा, जो मिकेन की भट्टी में निहाई लेकर जा रहा था। उसने उसे अपने कंधे पर उतनी ही आसानी से उठा लिया जितनी आसानी से कोई दूसरा आदमी घास का गट्ठा उठा सकता है। गॉडवुड के केंद्र में विशाल सफेद वियरवुड काले तालाब में अपने प्रतिबिंब पर विचार कर रहा था। उसकी पत्तियां ठंडी हवा में सरसराहट कर रही थी। जब उसने महसूस किया कि ब्रैन देख रहा है, तो उसने अपनी आंखें शांत पानी से उठाई और उसे जानबूझकर देखा। उसने पूर्व की ओर देखा और बाइट के पानी के पार एक गैली दौड़ती हुई देखी। उसने अपनी मां को एक केबिन में अकेली बैठे देखा। अपने सामने एक मेज पर खून से सना हुआ चाकू देख रही थी, जबकि नाविक अपने पतवार खींच रहे थे।
और सर रॉड्रिक एक रेलिंग पर झुके हुए थे, कांप रहे थे और सांस ले रहे थे। उनके आगे एक तूफान आ रहा था, बिजली की चमक से भरा एक विशाल अंधेरा गर्जन, लेकिन किसी तरह वे इसे नहीं देख सके। उसने दक्षिण की ओर देखा। उसने देखा कि सांसा रात को सोने के लिए रो रही थी, और उसने देखा कि आर्या चुपचाप देख रही थी और अपने रहस्यों को अपने दिल में दबाए हुए थी। उनके चारों ओर छायाएं थीं। एक छाया राख की तरह काली थी, जिसका चेहरा एक शिकारी कुत्ते जैसा भयानक था। दूसरी सूर्य की तरह कवच पहने हुए थी, सुनहरी और सुंदर। उन दोनों के ऊपर पत्थर से बने कवच में एक विशालकाय व्यक्ति मंडरा रहा था, लेकिन जब उसने अपना छज्जा खोला तो अंदर अंधकार और गाढ़े काले खून के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपनी आंखें उठाईं और संकरे समुद्र के पार, मुक्त शहरों और हरे डोथरा की समुद्र, और उससे आगे अपने पहाड़ के नीचे वेस्ट डोथराक जेड सागर की पौराणिक भूमि छाया के पास अशाई तक साफ देखा, जहां सूर्योदय के नीचे ड्रैगन हलचल मचाते थे। अंत में उसने उत्तर की ओर देखा। उसने दीवार को नीले क्रिस्टल की तरह चमकते देखा और उसके कमीने भाई जॉन को ठंडे बिस्तर पर अकेले सोते हुए देखा। उसकी त्वचा पीली और सख्त होती जा रही थी, क्योंकि सारी गर्माहट की यादें उससे दूर हो गई थीं। और उसने दीवार के पार बर्फ से ढके अंतहीन जंगलों, जमे हुए तटों और बर्फ की विशाल नीली सफेद नदियों और मृत मैदानों को देखा, जहां कुछ भी नहीं उगता या रहता था। उत्तर और उत्तर और उत्तर की ओर उसने देखा, दुनिया के अंत में प्रकाश के पर्दे की ओर, और फिर उस पर्दे के पार। उसने सर्दियों के दिल में गहराई से देखा, और फिर वह डर कर चिल्लाया, और उसके आंसुओं की गर्मी उसके गालों पर चल रही थी। अब तुम्हें पता है, कौवा उसके कंधे पर बैठते हुए फुसफुसाया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों जीना चाहिए? क्यों? ब्रैन ने कहा, बिना समझे, गिरते हुए, क्योंकि सर्दी आ रही है। ब्रैन ने अपने कंधे पर कौवे को देखा, और कौवे ने पीछे देखा। इसकी 3 आंखें थीं, और तीसरी आंख एक भयानक ज्ञान से भरी थी। ब्रैन ने नीचे देखा। अब उसके नीचे बर्फ और ठंड और मौत के अलावा कुछ नहीं था। एक जमी हुई बंजर भूमि, जहां बर्फ के दांतेदार नीले सफेद शिखर उसे गले लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे भाले की तरह उस पर उड़े। उसने देखा कि 1000 अन्य सपने देखने वालों की हड्डियां उनके सिरों पर लगी हुई थीं। वह बेहद डर गया था। क्या कोई व्यक्ति तब भी बहादुर हो सकता है जब वह डरता है? उसने अपनी आवाज सुनी, जो दूर से और छोटी थी, और उसके पिता की आवाज ने उसे उत्तर दिया, यही एकमात्र समय है जब कोई व्यक्ति बहादुर हो सकता है। अब ब्राउन, कौवे ने आग्रह किया, चुनो, उड़ो या मरो। मौत उसके पास पहुंची, चीखते हुए। ब्रैन ने अपनी बाहें फैलाईं और उड़ गया। पंखों ने हवा को पी लिया और उसे भर लिया और ऊपर की ओर खींच लिया। बर्फ की भयानक सुइयां उसके नीचे पीछे हट गईं। ऊपर आसमान खुल गया। ब्रैन ऊपर उठा। यह चढ़ाई से बेहतर था। यह किसी भी चीज से बेहतर था। दुनिया उसके नीचे छोटी हो गई। मैं उड़ रहा हूं, वह खुशी से चिल्लाया। मैंने देखा है, 3 आंखों वाला कौवा बोला। यह हवा में उड़ गया। उसके चेहरे पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसे धीमा कर दिया, उसे अंधा कर दिया। वह हवा में लड़खड़ा गया क्योंकि उसके पंख उसके गालों से टकरा रहे थे। इसकी चोंच ने उस पर भयंकर वार किया। कौवे ने अपनी चोंच खोली और उस पर कांव कांव किया। डर की तीखी चीख और धूसर धुंध उसके चारों ओर कांप उठी और घूंघट की तरह फट गई। और उसने देखा कि कौवा वास्तव में एक महिला थी, लंबे काले बालों वाली एक सेवा करने वाली महिला, और वह उसे कहीं से जानता था, विंटरफेल से। हाँ, यही था। उसे अब उसकी याद आ गई, और फिर उसे एहसास हुआ कि वह विंटरफेल में था, किसी ठंडे टॉवर रूम में एक बिस्तर पर। और काले बालों वाली महिला ने फर्श पर पानी का एक कटोरा गिरा दिया और सीढ़ियों से नीचे भागी, चिल्लाते हुए, वह जाग गया है, वह जाग गया है, वह जाग गया है। ब्रान ने अपने माथे को छुआ। उसकी आंखों के बीच वह जगह जहां कौवे ने उसे छोंच मारी थी अभी भी जल रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न खून न घाव। वह कमजोर और चक्कर महसूस कर रहा था। उसने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर बिस्तर के बगल में हलचल हुई और कुछ उसके पैरों पर हल्के से गिरा।
उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पीली आंखों का एक जोड़ा उसकी आंखों में देख रहा था, जो सूरज की तरह चमक रही थी। खिड़की खुली थी और कमरे में ठंड थी, लेकिन भेड़िए से आने वाली गर्मी ने उसे गर्म स्नान की तरह ढंक लिया। उसका पिल्ला ब्रैन को एहसास हुआ या था? वह अब बहुत बड़ा हो गया था। उसने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पत्ते की तरह कांप रहा था। जब उसका भाई रॉब कमरे में घुसा, टॉवर की सीढ़ियों पर चढ़ने से उसकी सांस फूल रही थी, तो डायरवुल्फ ब्रैन के चेहरे को चाट रहा था। ब्रैन ने शांति से देखा। उसका नाम समर है, उसने कहा। डब्ल्यू कैटलिन 1 घंटे के भीतर किंग्स लैंडिंग कर देगा। कैटलिन रेलिंग से दूर हो गई और खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। आपके नाविकों ने हमारे साथ अच्छा किया है कप्तान। उनमें से प्रत्येक को मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक चांदी का हिरण मिलेगा। कप्तान मोरो टुमेटिस ने उसे आधा झुककर प्रणाम किया। आप बहुत उदार हैं, लेडी स्टार्क। आप जैसी महान महिला को ले जाने का सम्मान ही उनके लिए पर्याप्त पुरस्कार ये है। लेकिन वे वैसे भी चांदी ले लेंगे। मोरेओ मुस्कुराया। जैसा तुम कहो। वह धारा प्रवाह कॉमन टंग बोल रहा था, जिसमें टायरोशी लहजे का हल्का सा संकेत था। उसने उसे बताया कि वह 30 साल से संकरे समुद्र में नाव चला रहा था, नाविक, क्वार्टर मास्टर और अंत में अपने खुद के व्यापारिक नावों का कप्तान। स्टॉर्म डांसर उसका चौथा जहाज था और उसका सबसे तेज 60 पतवारों वाला 2 मस्तूल वाला नाव। जब कैटलिन और सर रॉड्रिक कैसल नदी में सरपट दौड़ने के बाद पहुंचे थे, तब वह निश्चित रूप से व्हाइट हार्बर में उपलब्ध जहाजों में सबसे तेज था। टायरोशी अपने लालच के लिए कुख्यात थे और सर रॉड्रिक ने 3 सिस्टर्स से मछली पकड़ने का एक स्लूप किराए पर लेने का तर्क दिया था, लेकिन कैटलिन ने गैली पर जोर दिया था। यह अच्छा था कि उसने ऐसा किया। यात्रा के दौरान हवाएं उनके खिलाफ थीं और गैली के पतवारों के बिना वे किंग्स लैंडिंग और यात्रा के अंत की ओर बढ़ने के बजाय फिंगर से आगे निकल रहे होते। बहुत करीब, उसने सोचा। लिनन की पट्टियों के नीचे उसकी उंगलियां अभी भी उस जगह पर धड़क रही थीं जहां खंजर ने काटा था। दर्द उसका अभिशाप था। कैटलिन को लगा कहीं वह भूल न जाए। वह अपने बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियां नहीं मोड़ सकती थी और बाकी कभी भी फिर से निपुण नहीं हो पाएंगी। फिर भी ब्रान के जीवन के लिए यह एक छोटी सी कीमत थी। सर रॉड्रिक ने डेक पर आने के लिए उस पल को चुना। मेरे अच्छे दोस्त, मोरेओ ने अपनी कांटेदार हरी दाढ़ी के माध्यम से कहा। टायरोशी को चमकीले रंग पसंद थे, यहां तक कि उनके चेहरे के बालों में भी। आपको बेहतर होते देखना बहुत अच्छा है। हाँ, सर रॉड्रिक ने सहमति जताई। मैं अब लगभग 2 दिनों से मरना नहीं चाहता था। उसने कैटलिन को झुककर प्रणाम किया। मेरी महिला, वह बेहतर दिख रहा था। जब वे व्हाइट हार्बर से निकले थे, तब की तुलना में वह थोड़ा पतला था, लेकिन लगभग फिर से खुद जैसा। बाइट में तेज हवाएं और संकीर्ण समुद्र की खुरदरापन उसके अनुकूल नहीं था और वह लगभग किनारे पर चला गया था जब तूफान ने उन्हें ड्रैगनस्टोन से अप्रत्याशित रूप से जकड़ लिया। फिर भी किसी तरह वह एक रस्सी से चिपका रहा जब तक कि मोरो के 3 आदमी उसे बचा नहीं सके और उसे सुरक्षित रूप से डेक के नीचे नहीं ले जा सके। कप्तान मुझे अभी बता रहे थे कि हमारी यात्रा लगभग समाप्त होने वाली है, उसने कहा। सर रॉड्रिक ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। इतनी जल्दी? वह फिर भी बाइट पर वापस आकर चालक दल के सदस्य के रेजर के सामने झुकना समझदारी भरा लगा, क्योंकि तीसरी बार उसकी मूछें बुरी तरह से खराब हो गई थीं, जबकि वह रेलिंग पर झुका हुआ था और घूमती हवाओं में उल्टी कर रहा था। मैं आपको अपने व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए छोड़ देता हूं, कैप्टन मोरो ने कहा। उसने झुककर उनसे विदा ली। गैली ने पानी को ड्रैगन फ्लाई की तरह यावे जैसा हिलाया। उसके पतवार एकदम सही समय पर ऊपर नीचे हो रहे थे। सर रॉड्रिक ने रेलिंग को पकड़ लिया और गुजरते हुए किनारे की ओर देखा। मैं सबसे बहादुर रक्षक नहीं रहा हूं। कैटलिन ने उसकी बांह को छुआ। हम यहां हैं, सर रॉड्रिक, और सुरक्षित हैं। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसका हाथ उसके लबादे के नीचे टटोल रहा था। उसकी उंगलियां सख्त और लड़खड़ा रही थीं। खंजर अभी भी उसके पास था। उसने पाया कि उसे खुद को आश्वस्त करने के लिए कभी-कभी इसे छूना पड़ता था। अब हमें राजा के मास्टर 8 आर्म्स तक पहुंचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उस पर भरोसा किया जा सके।
सर एरन सांतागर एक घमंडी आदमी है, लेकिन एक ईमानदार आदमी है। सर रॉड्रिक का हाथ उसके चेहरे पर गया और उसने अपनी मूंछों को सहलाया और एक बार फिर पाया कि वे गायब हो गई थीं। वह हैरान था। वह ब्लेड को जानता हो सकता है। हाँ, लेकिन मेरी महिला, जिस क्षण हम किनारे पर जाते हैं हम खतरे में हैं, और दरबार में कुछ लोग हैं जो तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। कैटलिन का मुंह कस गया। लिटिल फिंगर, उसने बड़बड़ाया। उसका चेहरा उसके सामने तैर गया, एक लड़के का चेहरा, हालांकि वह संदिग्ध लड़का नहीं था। उसके पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब वह लॉर्ड बेलिश था। फिर भी वे उसे लिटिल फिंगर कहते थे। उसके भाई एडम्योर ने उसे यह नाम दिया था, बहुत पहले रिवररन में। उसके परिवार की मामूली संपत्ति फिंगर्स में सबसे छोटी थी और पीटर अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा था। सर रॉड्रिक ने अपना गला साफ किया। लॉर्ड बेलिश एक बार विनम्र शब्द की तलाश में उसका विचार अनिश्चित रूप से बंद हो गया। कैटलिन बहुत नाजुक थी। वह मेरे पिता का वार्ड था। हम रिवररन में एक साथ बड़े हुए। मैंने उसे एक भाई के रूप में सोचा, लेकिन मेरे लिए उसकी भावनाएं भाईचारे से कहीं ज्यादा थीं। जब यह घोषणा की गई कि मैं ब्रैंडन स्टार्क से शादी करने वाली हूं, तो पीटर ने मेरे हाथ के अधिकार के लिए चुनौती दी। यह पागलपन था। ब्रैंडन 20 साल का था, पीटर मुश्किल से 15। मुझे ब्रैंडन से पीटर की जान बख्शने की भीख मांगनी पड़ी। उसने उसे एक निशान के साथ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पिता ने उसे दूर भेज दिया। मैंने उसे तब से नहीं देखा है। उसने अपना चेहरा स्प्रे की ओर उठाया, मानो तेज हवा यादों को उड़ा देगी। ब्रैंडन के मारे जाने के बाद उसने रिवररन में मुझे पत्र लिखा था, लेकिन मैंने पत्र को बिना पढ़े ही जला दिया। तब तक मुझे पता चल गया था कि नेड अपने भाई की जगह मुझसे शादी करेगा। सर रॉड्रिक की उंगलियां एक बार फिर लुप्त मूंछों के लिए लड़खड़ाईं। लिटिल फिंगर अब छोटी परिषद में बैठता है। मुझे पता था कि वह ऊपर उठेगा, कैटलिन ने कहा। वह हमेशा चतुर था, यहां तक कि एक लड़के के रूप में भी, लेकिन चतुर होना एक बात है और बुद्धिमान होना दूसरी बात है। मुझे आश्चर्य है कि वर्षों ने उसके साथ क्या किया है। ऊपर दूर की आंखें रस्सियों से गा रही थीं। कैप्टन मोरेओ आदेश देते हुए डेक पर भागते हुए आए 300 साल पहले। कैटलिन जानती थी उन ऊंचाइयों पर जंगल थे और ब्लैक वाटर रश के उत्तरी तट पर केवल मुट्ठी भर मछुआरे रहते थे, जहां वह गहरी तेज नदी समुद्र में बहती थी। तब एगॉन द कॉन्करर ड्रैगनस्टोन से रवाना हुआ था। यहीं पर उसकी सेना ने तट पर कदम रखा था और वहां सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसने लकड़ी और मिट्टी से अपना पहला कच्चा गढ़ बनाया था। अब शहर ने तट को कैटलिन की नजरों के सामने तक बस ठेक लिया था। हवेली और कुंजियां और अन्न भंडार, ईंट के गोदाम और लकड़ी के सराय और व्यापारियों के स्टॉल, शराब खाने और कब्रिस्तान और वेश्यालय, सभी एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। वह इस दूरी से भी मछली बाजार का शोर सुन सकती थी। इमारतों के बीच पेड़ों से घिरी चौड़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और इतनी संकरी गलियां थीं कि 2 आदमी एक साथ नहीं चल सकते थे। विसेन्या की पहाड़ी पर बेलोर के महान सेप्ट ने अपने 7 क्रिस्टल टावरों के साथ ताज पहनाया था। शहर के उस पार रेनीस की पहाड़ी पर ड्रैगन पिट की काली पड़ चुकी दीवारें खड़ी थीं। इसका विशाल गुंबद खंडहर में तब्दील हो चुका था। इसके कांस्य द्वार अब एक सदी के लिए बंद हो चुके थे। बहनों की गली उनके बीच से होकर गुजरती थी, तीर की तरह सीधी। शहर की दीवारें दूर दूर तक ऊंची और मजबूत दिखाई देती थीं। तट के किनारे सैकड़ों घाट थे और बंदरगाह जहाजों से भरा हुआ था। गहरे पानी में मछली पकड़ने वाली नावें और नदी के किनारे चलने वाले लोग आते जाते थे। फेरी वाले ब्लैक वाटर रश के पार आगे पीछे घूम रहे थे। व्यापारिक नावों ने ब्रावोस और पेंटोस और लिस से माल उतारा। कैटलिन ने रानी के अलंकृत बजरे को देखा, जो ईबेन के बंदरगाह से आए एक मोटे पेट वाले व्हेलर के बगल में बंधा हुआ था। इसका पतवार टार से काला हो गया था, जबकि नदी के ऊपर 1 दर्जन दुबले सुनहरे युद्धपोत अपने पालने में आराम कर रहे थे। पाल मुड़े हुए थे और क्रूर लोहे के मेढ़े पानी में लहरा रहे थे। और इन सबसे ऊपर एगॉन की ऊंची पहाड़ी से नीचे की ओर लाल किप था। लोहे की प्राचीर से सजे 7 विशाल ड्रम टावर, एक विशाल गंभीर बारबिकन, गुंबददार हॉल
और ढके हुए पुल, बैरक और कालकोठरी और अन्न भंडार, तीरंदाजों के घोंसलों से जड़ी विशाल पर्दे वाली दीवारें, सभी हल्के लाल पत्थर से बने थे। एगॉन द कॉन्करर ने इसे बनवाने का आदेश दिया था। उनके बेटे मेगोर द क्रूएल ने इसे पूरा होते देखा था। उसके बाद उसने हर उस पत्थर के कारीगर, लकड़ी के कारीगर और बिल्डर के सिर काट दिए जिन्होंने इस पर काम किया था। उसने कसम खाई कि ड्रैगन लॉर्ड्स ने जो किला बनाया था उसके रहस्यों को केवल ड्रैगन का खून ही जान पाएगा। लेकिन अब इसके युद्ध क्षेत्र से उड़ने वाले झंडे काले नहीं बल्कि सुनहरे थे, और जहां 3 सिर वाले ड्रैगन ने कभी आग उगली थी, अब वहां हाउस बैराथियन का मुकुटधारी हिरण नाच रहा था। समर आइल्स से एक उच्च मस्तूल। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मस्तूल वाला हंस जहाज बंदरगाह से निकल रहा था, जिसके सफेद पाल हवा से भरे हुए थे। स्टॉर्म डांसर उसके आगे निकल गया और किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मेरी महिला, सर रॉड्रिक ने कहा, मैंने सोचा है कि जब मैं बिस्तर पर लेटा हूं तो आगे कैसे बढ़ना है। आपको महल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं आपकी जगह जाऊंगा और सर एरन को किसी सुरक्षित स्थान पर आपके पास ले आऊंगा। जब गैली घाट के पास पहुंची तो उसने बूढ़े शूरवीर का अध्ययन किया। मोरेओ मुक्त शहरों के अश्लील वेल्लेरियन में चिल्ला रहा था, आप भी उतने ही जोखिम में होंगे जितने मैं। सर रॉड्रिक मुस्कुराए, मुझे नहीं लगता। मैंने पहले पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और मुश्किल से खुद को पहचाना। मेरी माँ आखिरी व्यक्ति थी जिसने मुझे बिना मूंछ के देखा था, और वह 40 साल पहले मर चुकी है। मुझे लगता है कि मैं काफी सुरक्षित हूं। मेरी महिला, मोरेओ ने एक आदेश दिया। एक के रूप में 60 पतवार नदी से उठे, फिर पीछे की ओर और पानी में वापस चले गए। गैली धीमी हो गई। एक और चिल्लाया। पतवार के अंदर वापस फिसल गए। जैसे ही वे गोदी से टकराए, टायरोशी नाविक उन्हें बांधने के लिए नीचे कूद पड़े। मोरेओ मुस्कुराते हुए भागते हुए आए। किंग्स लैंडिंग, मेरी महिला, जैसा कि आपने आदेश दिया था, और कभी भी किसी जहाज ने इससे तेज या सुरक्षित मार्ग नहीं बनाया है। क्या आपको अपना सामान महल तक ले जाने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी? हम महल नहीं जाएंगे। शायद आप एक सराय का सुझाव दे सकते हैं, कोई साफ और आरामदायक जगह, और नदी से बहुत दूर नहीं। टायरोशी ने अपनी कांटेदार हरी दाढ़ी को उंगलियों से छुआ। बस, मुझे कई प्रतिष्ठानों के बारे में पता है जो आपकी जरूरतों के अनुकूल हो सकते हैं। फिर भी पहले, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूं तो भुगतान के दूसरे आधे हिस्से का मामला है जिस पर हम सहमत हुए थे, और निश्चित रूप से अतिरिक्त चांदी जो आपने इतनी कृपा करके वादा किया था। मुझे लगता है कि यह 60 हिरण थे। नाव चलाने वालों के लिए, कैटलिन ने उसे याद दिलाया। ओह, निश्चित रूप से, मोरेओ ने कहा। हालांकि शायद मुझे इसे उनके लिए तब तक रखना चाहिए जब तक हम टायरोश वापस नहीं लौट जाते। उनकी पत्नियों और बच्चों की खातिर, यदि आप उन्हें यहां चांदी देते हैं, मेरी महिला, तो वे इसे काट लेंगे या एक रात के आनंद के लिए इसे खर्च कर देंगे। पैसे खर्च करने के लिए इससे भी बदतर चीजें हैं, सर रॉड्रिक ने कहा। सर्दियां आ रही हैं। एक आदमी को अपनी पसंद खुद करनी चाहिए, कैटलिन ने कहा। उन्होंने चांदी अर्जित की। वे इसे कैसे खर्च करते हैं, यह मेरी चिंता नहीं है। जैसा आप कहें, मेरी महिला, मोरो ने झुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस सुनिश्चित करने के लिए कैटलिन ने खुद नाविक को, प्रत्येक आदमी को एक हिरण और उन 2 लोगों को एक तांबा दिया जिन्होंने अपनी छाती को विसेन्या की पहाड़ी के आधे रास्ते तक मोरो द्वारा सुझाए गए सराय तक ले गए थे। यह ईल एली पर एक भटकती हुई पुरानी जगह थी। जिस महिला की यह जगह थी वह एक खट्टी बुढ़िया थी जिसकी भटकती आंखें उन्हें संदिग्ध रूप से देखती थीं। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे उनके नामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है कि कॉमन रूम से दूर रहना ही बेहतर होगा, सर रॉड्रिक ने कहा उनके बैठने के बाद। इस तरह की जगह पर भी कोई नहीं जानता कि कौन देख रहा है। उसने एक गहरे रंग के लबादे के नीचे रिंग मेल, खंजर और लंबी तलवार पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक हुड था जिसे वह अपने सिर पर खींच सकता था। मैं रात होने से पहले सर एरन के साथ वापस आ जाऊंगा, उसने वादा किया। अब आराम करो मेरी महिला। कैटलिन थक गई थी। यात्रा लंबी और थकाऊ थी
और वह अब उतनी जवान नहीं रही जितनी पहले थी। उसकी खिड़कियां गली और छतों पर खुलती थीं, जहां से ब्लैक वाटर का नजारा दिखाई देता था। उसने सर रॉड्रिक को व्यस्त सड़कों से तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जब तक कि वह भीड़ में खो नहीं गया। फिर उसने उसकी सलाह मानने का फैसला किया। बिस्तर पर पंखों की जगह पुआल भरा हुआ था, लेकिन उसे सोने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह अपने दरवाजे पर दस्तक से जाग गई। कैटलिन अचानक उठ बैठी। खिड़की के बाहर किंग्स लैंडिंग की छतें डूबते सूरज की रोशनी में लाल थीं। वह अपनी सोच से ज्यादा देर तक सो चुकी थी। उसके दरवाजे पर फिर से मुट्ठी पीटी गई और एक आवाज ने पुकारा, राजा के नाम पर खोलो। एक क्षण उसने पुकारा। उसने खुद को अपने लबादे में लपेट लिया। खंजर बेडसाइड टेबल पर था। भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलने से पहले उसने उसे झपट लिया। कमरे में धकेलने वाले लोगों ने सिटी वॉच के काले रिंग मेल और सुनहरे लबादे पहने थे। उनके नेता ने उसके हाथ में खंजर देखकर मुस्कुराया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, हम आपको महल तक ले जाएंगे। किसके आदेश से? उसने कहा। उसने उसे एक रिबन दिखाया। कैटलिन को लगा कि उसकी सांस उसके गले में अटक गई है। सील एक मॉकिंग बर्ड थी, ग्रे मोम में। महाशय लिटिल फिंगर ने केवल इतना कहा था कि तुम्हें उसके पास ले आओ और देखो कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार न हो। कैटलिन ने सिर हिलाया। जब तक मैं कपड़े पहनती हूं, तुम बाहर प्रतीक्षा कर सकती हो। उसने अपने हाथों को बेसिन में धोया और उन्हें साफ लिनन में लपेट लिया। उसकी उंगलियां मोटी और अजीब थीं, क्योंकि वह अपनी चोली को बांधने और अपनी गर्दन के चारों ओर एक नीरस भूरे रंग का लबादा बांधने के लिए संघर्ष कर रही थी। लिटिल फिंगर को कैसे पता चल सकता था कि वह यहां थी? सर रॉड्रिक ने उसे कभी नहीं बताया होगा। वह बूढ़ा हो सकता है, लेकिन वह जिद्दी था और गलती से भी वफादार था। क्या वे बहुत देर हो चुकी थी? अगर लैनिस्टर्स उससे पहले किंग्स लैंडिंग पर पहुंच गए होते? नहीं, अगर यह सच होता तो नेड भी यहां होता और निश्चित रूप से वह उसके पास आता। कैसे? फिर उसने सोचा, मोरियो। टायरोशी जानता था कि वे कौन थे और कहां थे। धिक्कार है उसे। उसे उम्मीद थी कि उसे जानकारी के लिए अच्छी कीमत मिली होगी। वे उसके लिए एक घोड़ा लेकर आए थे। जब वे निकले तो सड़कों पर लैंप जलाए जा रहे थे और कैटलिन ने महसूस किया कि शहर की निगाहें उस पर हैं, जब वह अपने सुनहरे लबादों में गार्ड से घिरी हुई थी। जब वे रेड कीप पहुंचे तो पोर्टकुलिस नीचे था और रात के लिए बड़े दरवाजे बंद थे, लेकिन महल की खिड़कियां टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रही थीं। गार्डमैन ने अपने घोड़ों को दीवारों के बाहर छोड़ दिया और उसे एक संकीर्ण पोस्टर्न दरवाजे से, फिर अंतहीन सीढ़ियों से एक टॉवर तक पहुंचाया। वह कमरे में अकेला था। एक भारी लकड़ी की मेज पर बैठा था। उसके बगल में एक तेल का दीपक था और वह लिख रहा था। जब वे उसे अंदर ले गए तो उसने अपनी कलम नीचे रखी और उसकी ओर देखा। बिल्ली, उसने धीरे से कहा, मुझे इस तरह से यहां क्यों लाया गया है? वह उठा और गार्डों को अचानक इशारा किया। हमें छोड़ दो। पुरुष चले गए। मुझे विश्वास है कि आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया था, उन्होंने उनके जाने के बाद कहा। मैंने सख्त निर्देश दिए थे। उसने उसकी पट्टियों को देखा। आपके हाथ, कैटलिन ने निहित प्रश्न को अनदेखा कर दिया। मुझे एक सेवा करने वाली नौकरानी की तरह बुलाए जाने की आदत नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। एक लड़के के रूप में आप अभी भी शिष्टाचार का मतलब जानते थे। मैंने आपको नाराज कर दिया है मेरी महिला। मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं था। वह पश्चातापी लग रहा था। इस नजर ने कैटलिन के लिए ज्वलंत यादें वापस ला दी। वह एक चालाक बच्चा था, लेकिन अपनी शरारतों के बाद वह हमेशा पश्चातापी दिखता था। यह एक उपहार था जो उसके पास था। वर्षों ने उसे बहुत ज्यादा नहीं बदला था। पीटर एक छोटा लड़का था और वह एक छोटे आदमी में बदल गया था, कैटलिन से 1 या 2 इंच छोटा, दुबला और तेज। उसके तीखे चेहरे मोहरे वही थे जो उसे याद थे और वही हंसती हुई ग्रे हरे रंग की आंखें। अब उसकी ठोड़ी पर एक छोटी सी नुकीली दाढ़ी थी और उसके काले बालों में चांदी के धागे थे। हालांकि वह अभी भी 30 साल का नहीं था। वे चांदी के मॉकिंगबर्ड के साथ अच्छी तरह से मेल खाते थे, जो उसके लबादे को बांधता था। एक बच्चे के रूप में भी उसे हमेशा अपनी चांदी पसंद थी।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शहर में था? उसने उससे पूछा। लॉर्ड वैरीज सब जानते हैं, पीटर ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। वह थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें अकेले देखना चाहता था। बहुत लंबा समय हो गया है कैट। कितने साल हो गए हैं? कैटलिन ने उसकी परिचितता को अनदेखा कर दिया। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यह राजा की मकड़ी थी जिसने मुझे पाया? लिटिल फिंगर ने आह भरी। आप उसे ऐसा नहीं कहना चाहते। वह बहुत संवेदनशील है। मुझे लगता है कि एक हिजड़ा होने का नतीजा है। इस शहर में वैरीज को जाने बिना कुछ भी नहीं होता है। कई बार तो उसे घटना घटने से पहले ही पता चल जाता है। उसके मुखबिर हर जगह हैं। वह उन्हें अपने छोटे पक्षियों के नाम से पुकारता है। उसके छोटे पक्षियों में से एक ने तुम्हारे आने के बारे में सुना। शुक्र है कि वैरीज पहले मेरे पास आया। तुम क्यों तुम और पूरी तरह से वफादार? क्या वे बहुत देर से आए थे? क्या लैनिस्टर्स उससे पहले किंग्स लैंडिंग पर पहुंच गए थे? नहीं, अगर यह सच होता तो नेड भी यहां होता और निश्चित रूप से वह उसके पास आता। कैसे? फिर उसने सोचा, मोरियो, टायरोशी जानता था कि वे कौन थे और कहां थे। धिक्कार है उसे उम्मीद थी कि उसे जानकारी के लिए अच्छी कीमत मिली होगी। वे उसके लिए एक घोड़ा लेकर आए थे। जैसे ही वे निकले, सड़कों पर लैंप जलाए जा रहे थे और कैटलिन ने महसूस किया कि शहर की निगाहें उस पर हैं। जब वह सवार होकर अपने सुनहरे लबादों में गार्ड से घिरी हुई थी। जब वे रेड कीप पहुंचे तो पोर्टकुलिस नीचे था और रात के लिए बड़े दरवाजे बंद थे, लेकिन महल की खिड़कियां टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रही थीं। पहरेदारों ने दीवारों के बाहर अपने घोड़े छोड़े और उसे एक संकीर्ण पोस्टर्न दरवाजे से गुजारा, फिर अंतहीन सीढ़ियों से एक टॉवर तक। वह कमरे में अकेला था। एक भारी लकड़ी की मेज पर बैठा था। उसके बगल में एक तेल का दीपक था और वह लिख रहा था। जब वे उसे अंदर ले गए तो उसने अपना बाड़ा नीचे रखा और उसकी ओर देखा। बिल्ली, उसने धीरे से कहा, मुझे इस तरह से यहां क्यों लाया गया है? वह उठा और गार्डों को अचानक इशारा किया। हमें छोड़ दो। पुरुष चले गए। मुझे विश्वास है कि आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया था, उन्होंने उनके जाने के बाद कहा। मैंने सख्त निर्देश दिए थे। उसने उसकी पट्टियों पर ध्यान दिया। आपके हाथ? कैटलिन ने निहित प्रश्न को अनदेखा कर दिया। मुझे एक सेवा करने वाली नौकरानी की तरह बुलाए जाने की आदत नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। एक लड़के के रूप में आप अभी भी शिष्टाचार का मतलब जानते थे। मैंने आपको नाराज कर दिया है मेरी महिला। मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं था। वह पश्चातापी दिख रहा था। इस नजर ने कैटलिन के लिए ज्वलंत यादें वापस ला दी। वह एक चालाक बच्चा था, पीटर एक छोटा लड़का था और वह एक छोटे आदमी में बदल गया था। कैटलिन से 1 या 2 इंच छोटा, दुबला और तेज। उसके तीखे चेहरे मोहरे वही थे जो उसे याद थे और वही हंसती हुई ग्रे हरे रंग की आंखें। अब उसकी ठोड़ी पर एक छोटी सी नुकीली दाढ़ी थी और उसके काले बालों में चांदी के धागे थे। हालांकि वह बीटाइड अभी भी 30 साल का नहीं था। वे चांदी के मॉकिंगबर्ड के तुम? उसने कंधे उचका दिए। मैं क्यों नहीं? मैं सिक्कों का मास्टर हूं, राजा का अपना सलाहकार। सेल्मी और लॉर्ड रेनली रॉबर्ट से मिलने के लिए उत्तर की ओर चले गए और लॉर्ड स्टेनिस ड्रैगनस्टोन चले गए। केवल मास्टर पाइसेले और मैं ही रह गए। मैं स्पष्ट विकल्प था। मैं हमेशा आपकी बहन लिसा का दोस्त था। वैरीज यह जानता है। क्या वैरीज के बारे में पता है? लॉर्ड वैरीज सब कुछ जानता है, सिवाय इसके कि आप यहां क्यों हैं। उसने एक भौं उठाई। तुम यहां क्यों हो? एक पत्नी को अपने पति के लिए तरसने की इजाजत है, और अगर एक मां को अपनी बेटियों की जरूरत है तो उसे कौन मना कर सकता है? लिटिल फिंगर हंसा। ओह, बहुत अच्छा मेरी महिला, लेकिन कृपया मुझसे इस पर विश्वास करने की उम्मीद न करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इन सब के लिए आपको विंटरफेल में रहना पड़ा, जहां हमारे हाथ ने आपको छोड़ा था। नहीं मेरी महिला, कुछ हुआ है। आपकी यह अचानक यात्रा एक निश्चित तात्कालिकता को दर्शाती है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मदद करने दें। पुराने प्यारे दोस्तों को एक दूसरे पर भरोसा करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। अंदर आओ, लिटिल फिंगर ने पुकारा। जिस आदमी ने दरवाजे से कदम रखा
वह मोटा, सुगंधित, पाउडर लगा हुआ और अंडे की तरह बाल रहित था। उसने बैंगनी, रेशम के ढीले गाउन के ऊपर बुने हुए सोने के धागे की बनियान पहनी थी और उसके पैरों में नरम मखमल की नुकीली चप्पलें थीं। लेडी स्टार्क, उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, इतने सालों के बाद फिर से तुम्हें देखना बहुत खुशी की बात है। उसका शरीर नरम और नम था और उसकी सांसों से बकाइन की महक आ रही थी। ओह, तुम्हारे बेचारे हाथ, क्या तुम जल गई हो प्यारी महिला? उंगलियां बहुत नाजुक हैं। हमारे अच्छे मास्टर पाइसेले एक अद्भुत मरहम बनाते हैं। क्या मैं एक जार मंगवाऊं? कैटलिन ने अपनी उंगलियां उसकी मुट्ठी से खिसका ली। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे स्वामी, लेकिन मेरे अपने मास्टर लुविन ने पहले ही मेरे दर्द का ख्याल रखा है। वेरीज ने अपना सिर हिलाया। मुझे आपके बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, और वह भी इतना छोटा। देवता क्रूर हैं, इस पर हम सहमत हैं लॉर्ड वेरीज, उसने कहा। यह उपाधि एक परिषद सदस्य के रूप में उसके लिए एक शिष्टाचार थी। वेरीज मकड़ी के जाले के अलावा और किसी का स्वामी नहीं था। अपने कानाफूसी करने वालों के अलावा किसी का स्वामी नहीं था। नपुंसक ने अपने कोमल हाथ फैलाए। इससे भी अधिक मुझे आशा है प्यारी महिला, मुझे आपके पति, हमारे नए हैंड के लिए बहुत सम्मान है, और मुझे पता है कि हम दोनों राजा रॉबर्ट से प्यार करते हैं। हाँ, उसे मजबूरन कहना पड़ा, एक निश्चितता के लिए। हमारे रॉबर्ट जितना प्रिय कभी कोई राजा नहीं रहा। लिटिल फिंगर ने चुटकी ली। वह धूर्तता से मुस्कुराया। सिर्फ एक शब्द कहो और मैं तुम्हारे प्यारे ब्रांड के लिए एक भेज दूंगा। मास्टर लुविन ब्रांड के लिए वह सब कर रहे हैं जो किया जा सकता है, उसने उससे कहा। वह ब्रांड के बारे में बात नहीं करेगी, यहां नहीं, इन लोगों के साथ नहीं। वह लिटिल फिंगर पर बहुत कम भरोसा करती थी और वेरीज पर बिल्कुल भी नहीं। वह उन्हें अपना दुख नहीं दिखाने देगी। लॉर्ड बेलिश ने मुझसे कहा है कि मुझे यहां लाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। वेरीज एक छोटी लड़की की तरह हंसी। ओह हाँ, मुझे लगता है कि मैं दोषी हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे दयालु महिला। वह आराम से एक सीट पर बैठ गया और अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आपको खंजर दिखाने के लिए परेशान कर सकते हैं? कैटलिन स्टार्क ने अचंभित अविश्वास में हिजड़े को देखा। वह एक मकड़ी थी, उसने बेतहाशा सोचा। एक जादूगर या इससे भी बदतर। वह ऐसी चीजें जानता था जो संभवतः कोई नहीं जान सकता था। जब तक कि तुमने सर रॉड्रिक के साथ क्या किया है? उसने पूछा। लिटिल फिंगर खो गया था। मैं उस शूरवीर की तरह महसूस करता हूं जो बिना अपने भाले के युद्ध में पहुंचता है। हम किस खंजर की बात कर रहे हैं? सर रॉड्रिक कौन है? सर रॉड्रिक कैसल विंटरफेल में मास्टर 8 आर्म्स हैं, वेरीज ने उसे सूचित किया। मैं आपको आश्वासन देता हूं लेडी स्टार्क, अच्छे शूरवीर के साथ कुछ भी नहीं किया गया है। वह आज दोपहर को यहां जल्दी आया था। वे अभी भी वहीं हैं, कॉमन रूम में शराब पी रहे हैं, आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सर रॉड्रिक आपको चला गया पाकर बहुत व्यथित हुए होंगे। आप यह सब कैसे जान सकते हैं? छोटे पक्षियों की फुसफुसाहट, वेरीज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सब कुछ जानता हूं प्यारी महिला, मेरी सेवा की प्रकृति यही है। उसने कंधे उचका दिए। आपके पास खंजर है, हाँ? कैटलिन ने इसे अपने लबादे के नीचे से निकाला और उसके सामने मेज पर फेंक दिया। यहां शायद आपकी छोटी चिड़ियां उस आदमी का नाम फुसफुसाएंगी जिसका ये है। वेरीज ने अतिरंजित नाजुकता के साथ चाकू उठाया और उसके किनारे पर अंगूठा फेरा। खून बहने लगा और उसने एक चीख मारी और खंजर को वापस मेज पर गिरा दिया। सावधान, कैटलिन ने उससे कहा, यह तेज है। वेलेरियन स्टील जैसी धार कुछ भी नहीं रखती। लिटिल फिंगर ने चाकू को हल्के से अपने हाथ में पकड़ा, पकड़ को परखा। उसने उसे हवा में उछाला, फिर दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। कितना बढ़िया संतुलन। तुम मालिक को ढूंढना चाहती हो? क्या यही कारण है कि तुम यहां आई हो? इसके लिए तुम्हें सर एरन की कोई जरूरत नहीं है मेरी रानी। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। और अगर मैं आती, उसने कहा, तो तुम मुझे क्या बताती? मैं तुम्हें बताती कि किंग्स लैंडिंग में ऐसा सिर्फ एक चाकू है। उसने ब्लेड को अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ा, उसे अपने कंधे पर वापस खींचा और अपनी कलाई के अभ्यास से कमरे में फेंक दिया। यह दरवाजे से टकराया और ओक के पेड़ में धंस गया, कांपता हुआ। यह मेरा है, तुम्हारा इसका कोई मतलब नहीं था।
पीटर विंटरफेल में नहीं गया था। प्रिंस जोफ्रे के नाम दिवस पर टूर्नामेंट तक उसने लकड़ी से खंजर निकालने के लिए कमरे को पार करते हुए कहा, मैंने सर जैमे को जॉस्टिंग में आधे कोर्ट के साथ समर्थन दिया। पीटर की शर्मीली मुस्कान ने उसे फिर से आधा लड़का बना दिया। जब लोरस टायरेल ने उसे घोड़े से उतारा तो हम में से कई लोग थोड़े गरीब हो गए। सर जैमे ने 100 सुनहरे ड्रैगन खो दिए, रानी ने एक पन्ना पेंडेंट खो दिया और मैंने अपना चाकू खो दिया। महारानी को पन्ना वापस मिल गया, लेकिन विजेता ने बाकी रख लिया। कौन? कैटलिन ने पूछा। उसका मुंह डर से सूख गया, उसकी उंगलियां याद किए गए दर्द से दुख रही थीं। द इम्प, लिटिल फिंगर ने कहा जब लॉर्ड वैरीज उसका चेहरा देख रहा था। टायरियन लैनिस्टर। टी जॉन, वह आंगन तलवारों के गीत से गूंज उठा। काले ऊन, उबले हुए चमड़े और मेल के नीचे पसीना जॉन की छाती से नीचे की ओर बह रहा था क्योंकि उसने हमला किया था। ग्रेन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, खुद को अनाड़ी ढंग से बचाते हुए। जब उसने अपनी तलवार उठाई, जॉन एक व्यापक प्रहार के साथ उसके नीचे चला गया, जो दूसरे लड़के के पैर के पीछे से टकराया और उसे लड़खड़ा कर गिरा दिया। ग्रेन के डाउनकट का जवाब एक ओवरहैंड द्वारा दिया गया, जिसने उसके हेलमेट को डेंट कर दिया। जब उसने साइड स्विंग की कोशिश की, जॉन ने अपने ब्लेड को एक तरफ कर दिया और एक मेल वाले फोरआर्म को उसकी छाती में पटक दिया। ग्रेन का पैर फिसला और वह बर्फ में जोर से बैठ गया। उस कमीने ने मेरी कलाई तोड़ दी। उस कमीने ने तुम्हारी टांगों को तोड़ दिया, तुम्हारी खाली खोपड़ी को खोल दिया और तुम्हारा हाथ काट दिया। या अगर इन ब्लेडों में धार होती तो काट देता। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि वॉच को रेंजर्स के साथ साथ अस्तबल के लड़कों की भी जरूरत है। सर एलिसर ने जेरेन और टॉड की ओर इशारा किया। ऑनरोज को उसके पैरों पर खड़ा करो, उसे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। जॉन ने अपनी हेलमेट उतार दी, जबकि दूसरे लड़के ग्रेन को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे थे। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर अच्छी लग रही थी। वह अपनी तलवार पर झुक गया, एक गहरी सांस ली और जीत का स्वाद चखने के लिए खुद को एक पल दिया। यह अवसाय एक लंबी तलवार है, बूढ़े आदमी की बेंच नहीं, सर एलिसर ने तीखी आवाज में कहा। क्या तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, लॉर्ड स्नो? जॉन को यह नाम पसंद नहीं था। एक मजाक जो सर एलिसर ने उस पर तब लटकाया था जब वह पहले दिन अभ्यास करने आया था। लड़कों ने इसे उठा लिया था और अब वह इसे हर जगह सुन रहा था। उसने लंबी तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। नहीं, उसने जवाब दिया। थोर्न उसकी ओर बढ़ा। उसके चलते समय कुरकुरे काले चमड़े की फुसफुसाहटें धीरे धीरे चल रही थीं। वह 50 साल का एक सुडौल आदमी था, दुबला पतला और सख्त। उसके काले बालों में सफेद बाल थे और आंखें गोमेद की कतरनों जैसी थीं। अब सच बोलो, उसने आदेश दिया। मैं थक गया हूं, जॉन ने स्वीकार किया। तलवार के वजन से उसका हाथ जल रहा था और अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो उसे अपनी चोटों का एहसास होने लगा था। तुम जो हो वह कमजोर है। मैं जीत गया। नहीं, ऑरोज हार गए। दूसरे लड़कों में से एक ने हंसी उड़ाई। जॉन को जवाब देने से बेहतर पता था। उसने सर एलिसर द्वारा उसके खिलाफ भेजे गए सभी लोगों को हराया था, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मास्टर एट आर्म्स ने केवल उपहास किया। थोर्न उससे नफरत करता था। जॉन ने फैसला किया था, बेशक वह दूसरे लड़कों से और भी ज्यादा नफरत करता था। बस इतना ही होगा, थोर्न ने उनसे कहा। मैं किसी एक दिन में इतनी अयोग्यता ही बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर दूसरे कभी हमारे लिए आतिशआई आते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके पास तीरंदाज हों, क्योंकि तुम लोग तीर के चारे से ज्यादा किसी और चीज के लायक नहीं हो। जॉन बाकी लोगों के पीछे शस्त्रागार में चला गया, अकेले ही चलता हुआ। वह अक्सर यहां अकेले ही चलता था। जिस समूह के साथ उसने प्रशिक्षण लिया था उसमें लगभग 20 लोग थे, फिर भी कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना मित्र कह सके। अधिकांश लोग उससे 2 या 3 साल बड़े थे, फिर भी उनमें से कोई भी रॉब के 14 साल के लड़ाकू होने का आधा भी नहीं था। डेरेन तेज था, लेकिन उसे मारे जाने का डर था। पाइप ने अपनी तलवार को खंजर की तरह इस्तेमाल किया। जेरेन एक लड़की की तरह कमजोर थी। ग्रेन धीमा और अनाड़ी था। हलदर के वार बहुत ही कठोर थे, लेकिन वह सीधे आपके हमलों का सामना करता था।
जितना अधिक समय वह उनके साथ बिताता, उतना ही जॉन उनसे घृणा करने लगता। अंदर जॉन ने पत्थर की दीवार में एक हुक से तलवार और म्यान लटका दिया, अपने आसपास के अन्य लोगों को अनदेखा करते हुए। व्यवस्थित रूप से उसने अपने मेल, चमड़े और पसीने से लथपथ ऊनी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लंबे कमरे के दोनों छोर पर लोहे की अंगीठियों में कोयले के टुकड़े जल रहे थे, लेकिन जॉन ने खुद को कांपते हुए पाया। ठंड हमेशा उसके साथ थी। कुछ सालों में वह भूल जाएगा कि गर्म होने का क्या एहसास होता है। थकान उस पर अचानक से हावी हो गई, क्योंकि उसने रोजाना पहनने वाले खुरदरे काले कपड़े पहन लिए। वह एक बेंच पर बैठ गया। उसकी उंगलियां उसके लबादे के बंधनों से टकरा रही थीं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कितना ठंडा, उसने सोचा, विंटरफेल के गर्म हॉल को याद करते हुए, जहां गर्म पानी दीवारों से ऐसे बहता था जैसे किसी आदमी के शरीर से खून बहता हो। कैसल ब्लैक में बहुत कम गर्मी थी। यहां दीवारें ठंडी थीं और लोग और भी ज्यादा ठंडे। किसी ने उसे नहीं बताया था कि नाइट वॉच इस तरह होगी। टायरियन लैनिस्टर के अलावा किसी ने नहीं। बॉने ने उसे उत्तर की ओर जाते हुए सच्चाई बताई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पिता को पता था कि दीवार कैसी होगी। उसे जरूर पता था, उसने सोचा। इससे और भी ज्यादा दुख हुआ, यहां तक कि उसके चाचा ने भी उसे दुनिया के अंत में इस ठंडी जगह पर छोड़ दिया था। यहां पर वह मिलनसार बेनजन स्टार्क, जिसे वह जानता था, एक अलग व्यक्ति बन गया। वह फर्स्ट रेंजर था और उसने अपने दिन और रात लॉर्ड कमांडर मॉर्मॉन्ट और मेस्टर एमन और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बिताए, जबकि जॉन को सर एलिसर थॉर्न के कम कोमल प्रभार में रखा गया था। उनके आने के 3 दिन बाद जॉन ने सुना था कि बेनजन स्टार्क को आधा दर्जन लोगों को लेकर भूतिया जंगल में जाना था। उस रात उसने अपने चाचा को लकड़ी के बड़े कॉमन हॉल में ढूंढा और उसके साथ जाने की विनती की। बेनजिन ने उसे रूखेपन से मना कर दिया। यह विंटरफेल नहीं है, उसने उसे बताया, क्योंकि वह कांटा और खंजर से अपना मांस काट रहा था। दीवार पर एक आदमी को केवल वही मिलता है जो वह कमाता है। तुम कोई रेंजर नहीं हो जॉन, तुम सिर्फ एक हरा लड़का हो जिसके शरीर में अभी भी गर्मियों की खुशबू है। बेवकूफी से जॉन ने तर्क दिया। मैं अपने नाम के दिन 15 साल का हो जाऊंगा, उसने कहा, लगभग एक बड़ा आदमी। बेनजन स्टार्क ने भौहें सिकोड़ी। तुम एक लड़के हो और एक लड़के ही रहोगे जब तक कि सर एलिसर यह न कहे कि तुम नाइट वॉच के आदमी बनने के लायक हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टार्क खून तुम्हें आसानी से एहसान दिला देगा, तो तुम गलत थे। जब हम अपनी कसम खाते हैं तो हम अपने पुराने परिवारों को अलग रख देते हैं। तुम्हारे पिता के लिए हमेशा मेरे दिल में एक जगह रहेगी, लेकिन ये अब मेरे भाई हैं। उसने अपने खंजर से उनके आसपास के लोगों की ओर इशारा किया, सभी काले रंग के कठोर ठंडे आदमी। जॉन अगले दिन भोर में अपने चाचा को जाते हुए देखने के लिए उठा। उनके एक रेंजर, एक बड़े बदसूरत आदमी ने अपनी गाड़ी पर काठी बांधते हुए एक अश्लील गाना गाया। उसकी सांसें सुबह की ठंडी हवा में भाप बन रही थीं। बेन स्टार्क यह सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसके पास अपने भतीजे के लिए कोई मुस्कान नहीं थी। मुझे तुम्हें कितनी बार मना करना पड़ेगा जॉन? जब मैं वापस आऊंगा तब हम बात करेंगे। जब उसने अपने चाचा को अपने घोड़े को सुरंग में ले जाते देखा, जॉन को टायरियन लैनिस्टर द्वारा किंग्स रोड पर बताई गई बातें याद आ गईं। और अपने मन की आंखों में उसने बेन स्टार्क को मृत पड़ा देखा। उसका खून बर्फ पर लाल हो गया था। इस विचार ने उसे बीमार कर दिया। वह क्या बन रहा था? बाद में उसने अपने सेल के एकांत में घोस्ट की तलाश की और अपना चेहरा उसके मोटे सफेद फर में छिपा लिया। यदि उसे अकेला होना ही था तो वह एकांत को अपना कवच बना लेगा। कैसल ब्लैक के पास कोई गॉडवुड नहीं था, केवल एक छोटा सेप्ट और एक शराबी सेप्टन था। लेकिन जॉन अपने